और इसमें महिलाओं के लिए दिया हुआ है अनारक्षित में 1, आरक्षित 2 और 1 3, 4 दिया हुआ है महिलाओं के लिए आरक्षित। और इसमें जो दो न्यूनतम उम्र भी साथ ही साथ दिया हुआ है। जैसे जिला समेस्टा वाला में 20 है, राजकर सहायक आयुक्त में 22 है एंड अवर निर्वाचन पदाधिकारी 22 ही है। तो 4 नंबर में दिया हुआ है ईख पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, इसका भी वेतनमान लेवल 9 से ही है। इसमें भी अनारक्षित में एगो है और अनुसूची में एगो है। उसके बाद आपका टोटल 2 महिलाओं का है और इसका भी उम्र 22 वर्ष ही दिया हुआ है। बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग शिक्षा विभाग में भी एक ठो दिया हुआ है, लेवल 9 ही है। इसमें आपको अनारक्षित में एक ठो दिया हुआ है, अनुसूचित जाति में एक ठो दिया हुआ है, कुल मिलाकर 2 ठो हो रहा है। इसका एज 22 वर्ष ही है, न्यूनतम 22 वर्ष ही है। जिला नियोजन पदाधिकारी श्रम संसाधन विभाग भी दिया हुआ है, जिसमें अभी वेतनमान 9 ही है, यानी 9 लेवल का भी वेतन मिलेगा इसमें। जिसमें अनारक्षित में 3 ठो महिलाएं हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 ठो महिलाएं हैं और अत्यधिक रूप से कमजोर वर्ग में 1 ठो महिलाएं हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें आपको हो जा रहे हैं 6 और इसका भी उम्र है 22 वर्ष दिया हुआ है। 8 में दिया हुआ प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पंचायती राज विभाग में दिया हुआ है। इसका वेतनमान लेवल 7 है, जिसमें अनारक्षित में 13 है और अनुसूचित जाति में 3 है, अनुसूचित जनजाति में 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 5 है और कुल मिलाकर इसमें हो जा रहा है आपको 29। तो राजस्व अधिकारी एवं समक्ष बिहार राजस्व सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए दिया हुआ है। इसमें 81 दिया हुआ है और अनुसूचित जनजाति के लिए 24 एंड अनुसूचित जनजाति के लिए 21 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 दिया हुआ है। पिछड़ा वर्ग के लिए 15 दिया हुआ है और अत्यधिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 17 दिया हुआ है। इसमें ये कुल मिलाकर आपको हो जा रहे हैं 168। स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी इसमें दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 3 और दिव्यांगता के लिए D1 में 1 दिया हुआ है, DD में 1 दिया हुआ है। इसका एज जो है न्यूनतम 21 ईयर है। उसके बाद सीरियल नंबर 10 में दिया हुआ है दोस्तों, सीरियल नंबर 10 में दिया हुआ है प्रखंड अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी बिहार। ये जो दिया इसका भी वेतनमान जो है लेवल 7 का है और महिलाओं के लिए आरक्षित है। जनरल में 6 है, OBC में 5 है और OBC 1 में 1 है और OBC 2 में 2 है और इसमें 3 दिया हुआ है। इसका भी ये जो है लिमिट न्यूनतम 21 दिया हुआ है। टोटल हो जा रहा है दोस्तों 108 हो गया है और यहाँ 275 में 73 दिया हुआ है आरक्षित। तो दोस्तों आगे दिया हुआ है क्रम संख्या यहाँ से दिया विभाग पद सारणी 2 में दिया हुआ है विभाग पद समूह का नाम। इसमें दिया बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग, इसका भी लेवल 9 ही है और अनारक्षित में 8 है, अनुसूचित जाति में 0 है, अनुसूचित जनजाति में भी 0 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी 0 है, पिछड़ा वर्ग में भी 1 दिया हुआ है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 दिया हुआ है। पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए नहीं दिया हुआ है सीट। इस हिसाब से इसके 2 नंबर में दिया वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष वित्त विभाग लेवल 9 दिया है। इसका अनारक्षित में दिया हुआ 38, अनुसूचित जाति 16 और अनुसूचित जनजाति में 1 दिया हुआ है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 23 दिया हुआ है, पिछड़ा वर्ग में 10 दिया हुआ है, अधिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 9 दिया हुआ है। कुल मिलाकर आपको 100 सीट हो जाते हैं इसमें। और 3 नंबर में दिया पुलिस अधीक्षक गृह विभाग यानी आरक्षी शाखा, तो इसमें दिया लेवल 9 का सैलरी दिया हुआ है और इसमें महिलाओं की संख्या 1 है अनारक्षित में और अनुसूचित जाति में 0 है, अनुसूचित जनजाति में 0 है। ये इस तरह से यहाँ दिया हुआ है। इसका एज लिमिट भी 20 है, न्यूनतम एज लिमिट 20 है। तो इस आगे के लिए निकलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है इसमें
नोट देखना जरूरी है। नोट में दिया हुआ है दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है। फोर्थ दृष्टि दिव्यांग और मूक बधिर दिव्यांग, तो चलन दिव्यांग और एमडी को मनोविकार दिव्यांग बहुदिव्यांग दिया हुआ है। दो में दिया हुआ है प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अध्याची विभागों से प्राप्त होने वाली अध्याचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। 3 नंबर में दिया हुआ उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। टिप्पणी जरूर पढ़ना है, इसको देखना है। उपयुक्त संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर उपलब्ध है। और इसका शैक्षणिक योग्यता जो है, शैक्षणिक योग्यता क्या ले रहा है इसको ध्यान से देखेंगे। शैक्षणिक योग्यता में दिया है क्रम संख्या। परीक्षा का नाम देख लीजिए आप, 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 2 में दिया है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। इसके लिए आपको चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा। 3 नंबर में दिया हुआ है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या उसे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होगा। 4 दिया हुआ है पुलिस उप अधीक्षक। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड सूचना प्रौद्योगिकी, 4 नंबर इलेक्ट्रिकल दिया हुआ है। आगे देखना है नोट में दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदक भरते समय आवेदक को शैक्षिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता एवं संपूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। 2 में दिए हुए विशेष शैक्षणिक योग्यता में विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त पद के लिए उनकी दावेदारी मान्य नहीं होगी। आरक्षण के लिए दिया हुआ है आरक्षण, इसमें क्या दिया हुआ है, आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण के नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। राज्य के बाहर अभ्यर्थी के मात्र महिला और दिव्यांगता संबंधी आरक्षण और लाभ सामान्य कोटि के अंतर्गत देय होगा, इन्हें कोई अन्य आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। 2 नंबर दिया हुआ ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम से आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आगे दिए हुए हैं जैसे 3 नंबर में दिए हुए जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता कि आरक्षण में प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। उचित आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 4 नंबर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, मूल निवास और डोमिसाइल प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दशा में अपने अस्थायी अधिनिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं को जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम में पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में अधिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के
लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण तय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला पारस्परिक प्रमाण पर उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में सक्षम अधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। आगे दिए हुए है आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप में संतुष्ट होने के पश्चात आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम पद प्राधिकार के निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटियों पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। आरक्षण कोटि निम्नलिखित में दिया हुआ अनुसूचित जाति उसके ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कोटि जो अनुसूचित जाति है कोटि कोड होगा 2। अनुसूचित जनजाति के लिए कोटि एसटी जो है कोड होगा 3। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ईबीसी के लिए होगा कोड 4। पिछड़ा वर्ग के लिए बीसी के लिए कोड होगा 5। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में ईडब्ल्यूएस के लिए होगा 7। सामान्य प्रशासन विभाग जो है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 4% 36 आरक्षण दे होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित सपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। अन्यथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र सिविल सर्जन सीएमओ द्वारा निर्गत समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जाएगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट करना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द करने की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 10/668 दिनांक 29/6/2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2R के अंतर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता पीडब्ल्यूडी बीडी 40% या उससे अधिक से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुति लेखन एवं अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 में सक्षम अधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अनुसूची 2 में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुति लेखन की आवश्यकता होगी उन्हें ऑनलाइन आवेदन के कंडिका 3 में श्रुति लेखन की आवश्यकता कॉलम में यस करना अनिवार्य होगा। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग के बिहार के पत्रांक 2342 दिनांक 15/2/2016 के आलोक में महिलाओं के रिक्त की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35% 36 आरक्षण दे होगा। सामान्य प्रशासन बिहार विभाग के पत्रांक 25/26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य में वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है उनके पोता पोती नाती या नतनी को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 2% 36 आरक्षण दे होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 11/687 दिनांक 30/8/2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या नाती नातनी होने का प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी परिचय पत्र मान्य नहीं होगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 एवं पत्रांक 12/123 दिनांक 23/6/2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची प्रपत्र 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण अतिरिक्त होगी, परंतु राज्य के बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।
विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला को अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसके आगे दिए हुआ है अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय किए गए दावा के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र यथा मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, स्नातक या समतुल्य डिग्री और बौद्धिक प्रमाण पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अनुसूचित जाति जनजाति का जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का क्रीमी लेयर रहित आवासीय प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती या नातिन का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र में छूट संबंधी प्रमाण पत्र, अनपति प्रमाण पत्र इत्यादि आवश्यक है। साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण के समय ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए प्रमाण पत्र को मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उससे विभिन्न निर्गत संख्या वाले प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि संशोधन किए जाने की स्थिति में निर्धारित तिथि का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। उम्र सीमा के लिए कुछ दिया हुआ है कि उम्र सीमा क्या रहेगा, क्या होना चाहिए। उम्र सीमा में दिया हुआ है दिनांक 1/8/2023 को न्यूनतम उम्र सोमवार शेवार 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष। सारणी 1 क्रम संख्या 1 एवं सारणी 2 के क्रम संख्या 3 की सेवाओं के लिए 20 वर्ष, सारणी 1 क्रम संख्या 6, 8, 9, 10 एवं सारणी 2 के क्रम संख्या 1 की सेवाओं के लिए 21 वर्ष तथा सारणी 1 के क्रम संख्याओं के लिए क्रम संख्या 2 तक सेवाएं 22 वर्ष होनी चाहिए। जैसे दिया हुआ सारणी एक जो दिया हुआ 6, 8, 9, 10 जो सारणी है उसके लिए 21 वर्ष होगा और इतने ये जो ये 2, 3, 4, 5, 7 जो है ये 22 वर्ष के लिए होगा। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 65/19 दिनांक 10/9/2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है, परंतु क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 22/218 दिनांक 12/12/2022 के आलोक में बिहार सरकारी के सरकारी सेवकों के प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु निम्नांकित प्रावधान किया गया है। एक में दिया हुआ है बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। आगे दिया हुआ है उपयुक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद प्रारंभ होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वीडियो लंबा होने वाला है, इसके लिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है सिलेबस, इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। उससे पहले कि हम इसमें क्या शुल्क लगने वाला है, शुल्क के बारे में जान लेते हैं। अभ्यर्थी को प्रत्येक परीक्षा यथा 69वीं CE DPO और FAO डाई SP टेक के लिए बायोमेट्रिक फी के रूप में 200, बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये तथा अलग अलग प्रत्येक परीक्षा यथा जैसे CDPO FAO कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये होंगे। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये। बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी आरक्षित और अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये।
दिव्यांग अभ्यर्थियों जो 40% या उससे अधिक हो उनके लिए 150 रुपये। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में लिया जाएगा। नोट में दिया हुआ वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। आगे दिए हुए वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के अस्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है, तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क के आधार पर अंतर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं, तो इस बिंदु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं। एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना प्रारंभिक परीक्षा भाग 1, इसमें क्या दिया हुआ है? प्रारंभिक परीक्षा भाग 1 में क्या दिया हुआ है? एक सेकेंड लगेगा, इसके लिए दिया हुआ है। इसको विशेष जानने की आवश्यकता नहीं है। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ? आगे दिया हुआ मुख्य लिखित परीक्षा भाग 2। तो लिखित परीक्षा में क्या है? एक तो क्रम संख्या पहले 1 देख लीजिए। परीक्षा पद का नाम देख लीजिए। पद का नाम है 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। अनिवार्य विषय और विषय कोड देख लीजिए और वैकल्पिक विषय भी देख लीजिए। इसमें वैकल्पिक विषय क्या होता है, विषय कोड भी देख लीजिए। तो इसमें दिया हुआ है सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा। इस विषय में 30% लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र जो है इसमें 300 अंक का होगा और सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 अंक का होगा और निबंध 300 अंक का होगा। और आगे दिए हुए हैं वैकल्पिक में निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 100 अंक का होगा। 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ मौक आधारित का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। तो अब ये दिया हुआ है कि आप वैकल्पिक विषय में आप कौन कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों एक दो देख लेते हैं। कृषि विज्ञान, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, मानव विज्ञान, वनस्पतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य शास्त्र और लेखा विधि, अर्थशास्त्र, विधि इंजीनियरिंग, भूगोल, भू विभाग, इतिहास, श्रम एवं समाज कल्याण, विधि, प्रबंध, गणित, यांत्रिक इंजीनियरिंग, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, राजनीतिक, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, सांख्यिकी। तो दोस्तों इसी प्रकार है। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है परीक्षा पद का नाम 2 में दिया हुआ है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। इसके लिए क्या है? इसके लिए दिया हुआ है सामान्य हिंदी, ये भी 100 अंक का होगा। इस विषय में 30% लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण के समय जो है इसकी गणना नहीं की जाएगी। और सामान्य अध्ययन 300 अंक का है और सामान्य अध्ययन द्वितीय जो है वो भी 300 अंक का है। इसमें भी वैकल्पिक विषय है। तो इसमें वैकल्पिक विषय जो है निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 300 अंक का होगा। ये जो है 300 अंक का होगा और विषयनिष्ठ आधारित का होगा। यदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी। तो गृह विज्ञान दिया हुआ है, मनोविज्ञान दिया हुआ है, समाजशास्त्र दिया हुआ है और ये श्रम एवं समाज कल्याण, ये जो 39 है जो विषय कोड है 40, 41 और 42, ये भी विषय कोड दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है 3 में वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष।
इसका भी सामान्य हिंदी है, 100 अंक का है। इस विषय में 30% लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसकी गणना नहीं की जाएगी। जो इसका प्रयोजनार्थ है इसमें इसकी गणना नहीं की जाएगी, लेकिन ये जो सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र जो है इसे 300 अंक है, और द्वितीय पत्र जो है इस भी 300 अंक का है। इसमें भी निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 300 अंक का होगा, और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, एवं मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी। इसके लिए दिए हुए वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी। इसका जो कोड है 43, 44, 45 और 46 दिया हुआ है। और यहाँ देखिए 4 नंबर, सीरियल नंबर 4 में दिया हुआ है पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी। इसमें भी सेम है, सामान्य हिंदी 100 अंक का है, और 30% तक इसमें भी लाना अनिवार्य है। और सामान्य अध्ययन 300 अंक का है, द्वितीय सामान्य अध्ययन 300 अंक का, निबंध इसमें दिया हुआ है 300 अंक का, और इसके अलावा इसमें ऐच्छिक विषय जो है 300 अंक का है। और इसके आगे देखते हैं कोटिवार, इसमें जो भी टिप्पणी देख लीजिए। टिप्पणी में दिया हुआ प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क मुख्य परीक्षा हेतु विहित प्रक्रिया से जमा करना होगा। एकीकृत मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वही होंगे जो 69वीं संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय है। देख लिए आगे दिया हुआ एकीकृत मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के विभिन्न पदों के लिए दिए गए वैकल्पिक विषय अलग होंगे, जिसमें से किसी एक विषय का चयन करना भी अनिवार्य होगा। तो दोस्तों इसमें जो भी वैकल्पिक विषय है उसे अपने चयन करना अनिवार्य है, और कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से चयन कर सकता है जो भी दिया हुआ है उसमें। उसके आगे दिया हुआ है प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में होंगे। 2 नंबर में दिया हुआ है सभी भाषाएतर विषय के उत्तर हिंदी, देवनागरी या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में किसी एक ही भाषा में उत्तर दिया जा सकता है। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी। 3 नंबर में दिया प्रश्न पत्र के उत्तर देने के विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहे तो केवल तकनीक, शब्द, वाक्यांश, उद्भव अंश आदि कोई हो चुनी गई भाषा साथ में अंग्रेजी रूपांतर दे सकते हैं। इस तरह से दिया हुआ है। तो दोस्तों समय नष्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या दिया हुआ है, मेधा सूची और स्वास्थ्य परीक्षण, उसके बाद अधिमानता का चुनाव दिया हुआ है, मेधा सूची दिया। मेधा सूची देख लेते हैं, मेधा सूची क्या क्या, स्वास्थ्य परीक्षण भी देखते हैं। व्यक्तित्व परीक्षण के पश्चात सभी उम्मीदवारों की आयोग में गठित चिकित्सक बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य जांच अनिवार्य है। उक्त जांच के समय नगद 16 रुपया मात्र जमा करना अनिवार्य है। चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांच के बाद यदि उम्मीदवार विहित सेवा के लिए निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह उस सेवा के लिए नियुक्ति के लिए नहीं चुना जाएगा। 2 में दिया हुआ है आयोग बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित अभ्यर्थी PWBD द्वारा दावा किए गए दिव्यांगता की परीक्षण कराने के लिए स्वतंत्र होगा एवं परीक्षा उपरांत प्राप्त दिव्यांगता प्रतिशत अनुमान किया जाएगा। मेधा सूची में दिया हुआ है 69वीं संयुक्त परीक्षा मुख्य परीक्षा के 900 अंक, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 300 अंक, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 अंक और निबंध 300, ये 900 अंक एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक। कुल 1020 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। समझ रहे हैं। 2 में दिए हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए मुख्य परीक्षा का 900 अंक है, जिसमें सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 300 और सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 600 हो गया एवं ऐच्छिक विषय 300 अंक, ये 900 हो गया एवं साक्षात्कार के लिए 120, ये भी हो गया 1020 अंकों के आधार पर
पदवार मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। ओके, 3 में वहीं दिया हुआ है, 4 देख लेना और 5 भी देख लेना। सो दोस्तों, इस प्रकार से फॉर्म भरने से पहले ये सब देखना ज़रूरी है, और कैसे क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना, और ऑनलाइन की प्रक्रिया प्रारंभ की तिथि जो है वो भी बता देते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि इसमें दिया हुआ है ये 15/7, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 5/8 तक ले दिया है 2023। अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दवा अनुमान्य नहीं होगा। सो दोस्तों, इस PDF को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और पूरे PDF को अच्छा से पढ़ लेना है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो